हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। इस विश्लेषण को हम बोर्ड पे करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न था वो ये कि तकरीबन 5 साल पहले से कोई जातक बेड रिडन है और उनका ये सवाल था कि वो उठ के दोबारा कब से चलने लगेंगे। यहाँ पे मैं ये समझाने का प्रयास करूँगा कि जिस तरह की इंजरी हुई है वो कुंडली में किस तरह से नजर आती है। ठीक, देखिए, जो काले रंग से लिखा हुआ है वो पूरा लगन कुंडली है। जो लाल रंग से लिखा है वो नवमांश की कुंडली है, जिसे कि लगन के बराबर लाके बना दिया गया। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो लगन है फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शनि बैठे हुए हैं वक्री होकर, और साथ ही उनके चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस के ऊपर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रभाव किन किन का हुआ। एक तो हो गया शनि का। शनि कैसा ग्रह है? रोग का कारक ग्रह है। दूसरा चंद्रमा। चंद्रमा अगर देखें तो सौम्य ग्रह है। कहीं ना कहीं चंद्रमा जब किसी भी भाव में बैठे तो वहां पे वो कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि चंद्रमा यहां बैठे तो कुछ हद तक शुभ हैं। फिर दृष्टि किनकी है? सूर्य की, शुक्र की और बुध की। इसमें से अगर हम ध्यान से समझें तो देखिए, पूर्णिमा का जन्म है, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने है। ठीक है, इस हिसाब से चंद्रमा तो पॉजिटिव है, एक पहला पॉजिटिव ग्रह। दूसरा शुक्र और बुध ये नैसर्गिक रूप से, नेचुरल बेनिफिक, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इस लिहाज से जो आपका फर्स्ट हाउस है, लगन है, उसके ऊपर 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव है लगन कुंडली से। जबकि 2 पापी ग्रह, उनमें से एक है आपका शनि और एक है आपका सूर्य, इन दोनों का भी प्रभाव है। ये चीज क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि आपकी जो हेल्थ रहने वाली है, फर्स्ट हाउस को मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है उसके ऊपर आने वाले इम्पैक्ट्स इंसान के हेल्थ के ऊपर आने वाले इम्पैक्ट्स को दर्शाते हैं 50% तक। अब बात होती है कि लगन के अंदर का जो मिड पॉइंट है वो हमारा सोचने का ढंग होता है। ठीक है, वो क्या चीजों को लेकर चल रहा है इसको समझिए। यहाँ पे जो लगन था वो लगन 3 डिग्री का था, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, स्वामी हो गए सूर्यदेव। अब सूर्य जो है, जो कि सोचने का ढंग है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के प्लेनेट होने के कारण एक तो एग्रेशन को लेके चल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो लगन का मिड पॉइंट लॉर्ड सूर्य है वो दर्शाता है अष्टम भाव को, ट्रांसफॉर्मेशंस को। ठीक है, इसको समझिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। क्या होता है, किसी भी कुंडली के अंदर अगर आप उठा के देखोगे तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। छठे भाव में शब्द यूज होता है रोग, रिपु और ऋण। रोग यानी बीमारी, रिपु यानी कि कहीं ना कहीं हमारी दुश्मनी, और ऋण का मतलब हो गया कर्जा। एक्सीडेंट जो है ना, एक्सीडेंट कैसा है? अकस्मात होने वाली चीजें हैं। ठीक है, इस कारण से अष्टम भाव के अंदर ही आता है एक्सीडेंट। ठीक, अब जो सूर्य है वो फर्स्ट हाउस में नक्षत्र के लेवल पर मौजूद है। शेषाद्री अय्यर जी की किताब को मैं पढ़ रहा था तो वहां पे उन्होंने भी सेम जो मैं लॉजिक यूज करता हूं, जिसे मैं कहता हूं मिड पॉइंट लॉर्ड, उसको वो कहते हैं कहीं ना कहीं एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो जो भी आपका फर्स्ट हाउस के अंदर आने वाला नक्षत्र है उसे हम कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर। तो यहां पे सूर्य जो है वो आपका सूक्ष्म शरीर को दर्शाता है।
साथ ही साथ उस सूर्य का राशि के तौर पे राशि स्वामी होते हुए संबंध है अष्टम भाव से, जो कि किस बात को दर्शाता है, 8वें भाव से संबंध है। इसका मतलब किसी तरह की एक्सीडेंट, अचानक होने वाले किसी भी काम को दर्शाता है। तो ये पहली कंडीशन थी कि यहाँ पे जो लग्नेश है वो दो चीजों को लेकर चल रहा है, अचानक से होने वाला कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक सेहत। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कुंडली में समझनी थी, इस कुंडली में जो 8th हाउस है, 5 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर आता है केतु का नक्षत्र, मघा नक्षत्र, वो इस 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड बन जाता है। तो 8वें भाव का जो सूक्ष्म शरीर है, 8वें भाव का जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या हुआ है, 6ठे भाव में जाकर बैठ गया है। 6ठे भाव में जाकर बैठ गया है, वो 6ठे भाव का स्वामी नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब कभी भी किसी भी कुंडली में आपको ऐसा कोई फॉर्मेशन दिखाई दे जहां पर या तो 8वें भाव का स्वामी या 8वें भाव में आया हुआ जो नक्षत्र है मिड पॉइंट, उस नक्षत्र का स्वामी अगर 6ठे भाव से रिश्ता जोड़ता है तो कहीं ना कहीं इंसान का एक्सीडेंट होता है। और ऐसे कंडीशन में कई बार जो एक्सीडेंट होते हैं उसके कारण उनको लिटिगेशन, कोर्ट केसेस या हर्जाने मिलने जैसी परिस्थितियां बनती हैं। यहाँ पे ये बात तो मैंने इनसे पूछी नहीं कि हर्जाना मिला या नहीं, लेकिन कुंडली को देखते समय आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि पहली चीज, आपका जब कभी भी 8th हाउस का लॉर्ड या 8th हाउस का जो नक्षत्र का स्वामी होगा, मिड पॉइंट लॉर्ड है, उसका संबंध 6th हाउस से बनता है, तो ऐसे में एक्सीडेंट, और वो भी किस तरह का, थोड़ा सीवियर लेवल का एक्सीडेंट होने की संभावना हमेशा बरकरार रहती है। तो ये चीज तो इस कुंडली में तय थी। अब हुआ ये कि राहु की महादशा चल रही थी। राहु की महादशा 2017 में दिखाई देती है और उसी में सूर्य का अंतर आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहु से सूर्य जो है वो 6-8 का संबंध किए हुए हैं। ठीक है, राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा। अब राहु किस तरीके से है, राहु जो है वो नक्षत्रों के आधार पे 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस में उनके नक्षत्र आते हैं, यानी कि वो उन हाउसेस का कोरूलर माना जाएगा। और वो खुद बैठा है कहीं ना कहीं 12th हाउस में। ऐसे स्थिति में जब राहु की महादशा चल रही है, उसके अंदर सूर्य की अंतरदशा आए, तो ये कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 12th हाउस जो राहु एक्टिवेट करके बैठा हुआ है, उसमें सूर्य का 1st हाउस यानी कि सेल्फ और 8th हाउस मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये होना था। उसी समय पर, जिस ये समय ये दशा चल रही थी, उसी समय पर गोचर में जो शनि है, जो 1st और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, वो इस जन्म के राहु के ऊपर से गोचर कर रहे थे। इस वजह से सीरियस बाइक एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज कि ऐसे कंडीशन में जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी इंजरी हुई। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी कैसे दिखाई देती है, ये मुझे किन्हीं पंडित जी ने ही समझाया था। होता यह है कि जब कभी भी किसी कुंडली में शनि से केतु षडाष्टक होकर बैठा हो, ध्यान से समझिएगा, जब कभी किसी भी कुंडली में शनि से केतु षडाष्टक होकर बैठा हो, तो ऐसे स्थिति में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी जातक को अपने जन्म काल में देखनी पड़ती है। ये एक प्रूवन फैक्ट रहा है हमेशा ही। इसके उपाय के तौर पे कुछ लोग, क्योंकि राहु केतु का फॉर्मेशन होता है, तो नाग की जो पूजा है उसका उपाय दिया करते हैं। लेकिन ये हमेशा हर बार नोटिस हुआ है कि जब भी ये फॉर्मेशन दिखाई देता हो, शनि का केतु से षडाष्टक फॉर्मेशन,
तो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। रिजल्ट्स वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं जब कभी भी इनका कोई कॉम्बिनेशन राहु केतु का छठे भाव, आठवें भाव या 11th या 12th हाउस से हो तो रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस कुंडली में ये फॉर्मेशन क्योंकि 12th और 6th हाउस से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये चीज इन्हें देखने को मिल गई। राहु की बात करें तो राहु जो है वो मूला नक्षत्र केतु के नक्षत्र में थे और केतु जो है वो राहु के नक्षत्र में मौजूद है। इस कारण से भी राहु की इस पर्टिकुलर दशा में ये एक्सीडेंट हुआ। अब नवमांश की कुंडली से भी देखें क्या उसमें दिखाई देता था कि कोई ऐसी चीज होगी जिंदगी में। देखिए, नवमांश की कुंडली जब हम बनाते हैं तो नवमांश का लगन इनके जन्म कुंडली के सेकंड हाउस की तरफ जाता है, जो कि धन के बारे में बताता है। वहां पे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो कुंडली का छठा भाव है जो बताता है बीमारी, वो बीमारी का स्वामी किस्मत में फर्स्ट हाउस में जाके बैठा हुआ है। प्लस पॉइंट क्या था? प्लस पॉइंट ये था कि ये बीमारी का स्वामी ही यहाँ पे 9th हाउस किस्मत का भी स्वामी है। इस वजह से थोड़ा सा उसने आपके लॉन्गेविटी को मेंटेन रखते हुए एक गुंजाइश छोड़ी कि आप धीरे धीरे करके ही सही बीमारी को ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, 6th हाउस का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस से है और 5 साल से अगर कोई इंसान कह रहा है कि बेड रिडन है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। अब देखिए दूसरी चीज, 4th हाउस का लॉर्ड मंगल जो कि सुख भाव होता है लगन कुंडली का, लगन कुंडली में वो चौथे भाव में ही बैठा था, जबकि किस्मत की जो हम कुंडली बनाते हैं उसमें ये सुख भाव का स्वामी 12वें में जाके कनेक्ट हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो ज्यादा सुख है ये या तो विदेश से आए या तो फिर ये जो सुख है ये हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएगा। अब इंजरी देने वाला काम ध्यान रखिएगा, चोट देने वाला जो काम होता है वो 2 ग्रह बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट वे में करते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है मंगल और एक होता है केतु। तो मंगल जो है, इसको अगर ध्यान से देखें, मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी है, शुक्र के ऊपर भी है और बुध के ऊपर भी है। सूर्य कारक होता है फर्स्ट हाउस का, हेल्थ का। इस सूर्य के ऊपर, लगन कुंडली के सूर्य के ऊपर मंगल और शनि की साझा दृष्टि थी। यह भी एक इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, शनि के रूप में राहु काम करता है और मंगल के रूप में केतु काम करता है। तो दशा में जहां राहु कनेक्ट हुआ, केतु कहीं ना कहीं माइनर कनेक्ट अपने आप होता है। ऐसे स्थिति में ये चुनौती बनती है। फिर देखिए, किस्मत की कुंडली के अंदर देखें तो जितना वो फेटल एक्सीडेंट कहा जा सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जाएगा उसको, वो कैसे बनता है वो भी समझते हैं। 5th हाउस का काम है किसी भी इंसान को रिकवरी कराना। ठीक है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो इससे 12th हाउस 5th हाउस वो हमारे को रिकवरी कराने में हेल्प करता है। अब नवमांश की कुंडली में ये जो 5th हाउस का लॉर्ड है ये किस्मत में तो बैठा लेकिन नीच राशिस्थ होके बैठा। इस वजह से जो आपकी रिकवरी है वो भी धीरे धीरे करके ही होगी। ठीक है, दूसरी बात, पंचम भाव में राहु विद्यमान है। जो लगन कुंडली में 12th हाउस में था वो पंचम में कहां पे आके बैठ गया है? नवमांश की कुंडली में पंचम भाव में आके बैठा है। अब ऐसे स्थिति में हुआ क्या है? राहु जहां बैठा है उसका स्वामी नीच राशिस्थ है। इस कारण से राहु जो है वो भी यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव परिणाम देने वाला हो गया। ठीक है, इस बात को समझिएगा, जब भी कोई ग्रह उच्च या नीच होता है तो उसका जो असर है वो उसके भावों के ऊपर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। तो यहां पर
ये जो शुक्र की राशि थी लगन कुंडली में, तो ये चौथे से जुड़ के, सातवें से जुड़ के बैठा था, 4 नंबर की राशि में 7th हाउस से जुड़ के बैठा था, लेकिन किस्मत में ये किस्मत के घर से जुड़ा है, लेकिन वहां पे नीच राशिस्थ हुआ है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर आपकी रिकवरी स्लो हुई है। राहु की दशा ने यहाँ पे भी हेल्थ को एक डेंट प्रदान किया है। फिर देखिए, सूर्य, शनि और चंद्रमा तीनों एक साथ आ गए। अब ऐसे स्थिति में यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य तो वर्गोत्तम हो गया। अब कई बार हम कहते हैं ना कि वर्गोत्तम ग्रह है, बहुत प्रोमिनेंट है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अच्छा हो। समझना इस बात को। यहाँ पे आपकी बहुत सारी धारणाएं अब टूट जानी चाहिए। पहला ये कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो हमेशा अच्छी ही हेल्थ देगा, ऐसी धारणा नहीं बना सकते। यहाँ पे ये वक्री है, इसलिए ये राहु की तरफ जा रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे कुंडलियां भी आती हैं जहां पे ग्रह वक्री नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। कारण यही हो रहा है कि मैंने हमेशा कहा, 6th हाउस का मालिक जहां बैठेगा उन भावों के अंदर ऐसी चुनौतियां लगाता है जिसका कि इलाज कर पाना भी अपने आप में मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये पहला फैक्टर बना। दूसरा, यहाँ पर देख लीजिए, शनि सूर्य की युति और फिर चंद्रमा के साथ आ जाना, ये कॉम्बिनेशन नवमांश की कुंडली में क्यों ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन माना जाएगा, इसको समझिए। देखिए, सूर्य जो है वो कारक है फर्स्ट हाउस का, और उसको दिशा बल प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होता है 10th हाउस में। जब सूर्य 7th हाउस में है तो इसके पास 50% की ही डायरेक्शनल स्ट्रेंथ थी, लेकिन शनि जब इसके साथ में आके कनेक्ट हो जाएंगे तो शनि यहां पर, शनि 7th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पूरी तरह से रख लेते हैं। अब क्या हुआ, बीमारी का कारक ग्रह शनि किसके साथ जुड़ रहा है, आपके आरोग्य प्रदान करने वाले ग्रह सूर्य के साथ जुड़ रहा है। इस कारण से भी ये कहीं ना कहीं हेल्थ को किस्मत से चुनौती दे रहा है। चंद्रमा 7th हाउस का ही लॉर्ड है और नवमांशी कुंडली में 7th हाउस में ही आके बैठा है। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे 7th हाउस, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपसे कहा था, देखिए अष्टम जो होता है उसका काम है आयु देना, लॉन्गेविटी को मेंटेन करना, लेकिन 7th का जो काम है वो है उस लॉन्गेविटी को ब्रेक करना, या हम ये कह सकते हैं कि शरीर का अंत करना। मृत्यु क्या है, शरीर का जाना। तो चंद्रमा बलवान हुआ। ऐसे स्थिति में यहां पर जो ये पीरियड रहा है 2017 का, पहले सूर्य की दशा और फिर चंद्रमा की दशाएं, इस पीरियड में कहीं ना कहीं हेल्थ को लॉस हुआ है। 7th हाउस बलवान हुआ, किस्मत के अंदर शनि का यहाँ पे दिशा बली हो जाना, और ऊपर से चंद्रमा 7th हाउस का लॉर्ड वहां पे आना। तो जब सप्तम बलवान हुआ उसका इम्पैक्ट जो आपके हेल्थ है उसके ऊपर पड़ा है। अब दशाएं ये रही कि राहु की दशा ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो चुकी, आप हो गुरु की दशा में। ये 3 और 12 दर्शाते हैं। ये जो 12 दर्शा रहा है इसका मतलब है कि अभी भी इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई कर्मा है जो कि आपको करना है। ठीक है, तो जो जुपिटर की दशा है इसके अंदर इतनी आसानी से हम ये नहीं कह सकते कि रिकवरी आ जाएगी। रिकवरी हमें कहाँ पे नजर आती है, रिकवरी हमें इस फेज में नजर आती है जब जुपिटर की महादशा और उसमें शुक्र की अंतरदशा हो, तब वो पीरियड कहीं ना कहीं आपको स्टैंड कराने में सक्षम होगा। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उपाय के लिए आप जो कर सकते थे वो ये कि सूर्य को सपोर्ट देना होगा। ठीक है, यानी कि जो जल देने वाला कार्य होता है सूर्य को, वो वाली चीज को, या सूर्य के मंत्र को यूज करें। ठीक, दूसरी चीज जो इसमें बनती है आपके कुंडली के हिसाब से वो ये कि आपको, क्योंकि 3rd हाउस करेज को दर्शाता है और 12th हाउस कहीं ना कहीं हॉस्पिटल को दर्शा ही रहा है, तो ट्रीटमेंट के अंदर कुछ समय के बाद आपको फिजियोथेरेपी यूज करते हुए अपने आप को धीरे धीरे आगे लेके आना होगा। उसके बाद जाके आप ऑलमोस्ट, जब गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर हो, तब आप अपने आप को कंप्लीट रिकवर देख पाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों आपको ये समझ में आया होगा। कई बार ऐसी कुंडलियां आई हैं जहां पे 10 नंबर का लगन है, राहु यहीं से बैठा है। हमेशा ऐसा नहीं है कि राहु ने इस तरह की चोटें दी हुई हैं। कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं जिसके कारण इस तरीके की चीजें होती हैं, जहां आपको देखने को दिखता है कि लगन का स्वामी लगन में है, उसके बाद भी ऐसी स्थितियां आई हैं जहां पे हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट ना दे पाती हो। इस कारण से कुंडलियों में हमेशा लगन कुंडली के साथ पहले अपने नवमांश कुंडली को रख दीजिए बना के, लगन के बराबर करके, ताकि आप इन चीजों को अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओ तो पहले उससे पकड़ना है। इसके बाद फिर खोज होती है वो कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं हो सकती हैं जो कि अपने काल में ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर सकती हैं। धन्यवाद।